नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ कांग्रेस किसानों का समर्थन कर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, चुनावी जमीन तलाशने की लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुडुचेरी में राजनीतिक उथल फुथल के बीच कांग्रेस सरकार के हाथ से सत्ता का अधिकार अब खत्म हो चुका है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर देखें तो पुडुचेरी में वही हुआ जिसका कयास सभी लगा रहे थे। मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस ने भी अपने हाथ से पुडुचेरी को गवा दिया है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप पुडुचेरी का सियासी समीकरण इस रिपोर्ट में समझिए। पुडुचेरी में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस सरकार के हाथ से सत्ता का अधिकार खत्म हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, 3 नामित सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव में कहीं भी मतदान का अधिकार नहीं है। मेरा संबोधन खत्म होने के बाद सरकार के विहिप ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अध्यक्ष इससे सहमत नहीं हुए। ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे देश में कहीं नहीं होता। पुडुचेरी के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। बता दें कि आज विश्वास मत परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायण स्वामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। पुडुचेरी के नवनियुक्त उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। आज के पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पुडुचेरी विधानसभा के एक दिन का विशेष सत्र से शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखे जाने से पहले ही वो और उनके सत्ताधारी पक्ष के विधायक वॉकआउट कर गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पी शिव कोलुंधु ने घोषणा की कि वो विश्वास मत हार गए हैं। इसके बाद नारायण स्वामी राजभवन के लिए निकल गए। वोटिंग से पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने आरोप लगाया था कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की है। हमारे विधायक एकजुट रहे हैं तो हम बीते 5 साल निकालने में सफल रहे। हमने केंद्र सरकार से फंड की अपील की, लेकिन वो नहीं देकर केंद्र ने पुडुचेरी के लोगों से धोखा किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आज कहा, हम 2 भाषाओं के सिस्टम का अनुसरण करते हैं, लेकिन बीजेपी जबरन हिंदी भाषा लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, हमने द्रमुक और स्वतंत्र विधायकों के सहयोग से सरकार का गठन किया। इसके बाद हमने अनेकों चुनाव लड़े। हमने सभी उपचुनावों में जीत हासिल की है। ये स्पष्ट है कि पुडुचेरी की जनता हम पर भरोसा करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा, विधायकों को पार्टी के प्रति विश्वासहीन होना चाहिए। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लोग मौका परस्त बोलेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस किसानों का समर्थन कर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है और चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पुडुचेरी में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस सरकार के हाथ से सत्ता का अधिकार खत्म हो गया है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। आपको बता दें, नारायण स्वामी ने इस्तीफा सौंप दिया है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ से पुडुचेरी चला गया। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता ब्रजेश नंदन, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। अमित जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, माफ करिएगा ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी पुडुचेरी गए और वहां पर सरकार गिर चुकी है, अमित मालवीय का कहना क्या चाहते थे आखिर वो? ब्रजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
मेरी आवाज हेलो। आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो खुश तो बहुत होंगे आप, पुडुचेरी में रास्ता साफ हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी सरकार हाँ बनाने का। देखिए पल्लवी जी, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अमित मालवीय सबसे तो बड़ी काफी बात खुश यह दिखे। है हम्म। कि वहां के जो सीएम हैं बी नारायणसामी, उन पे हम्म। अपना घर संभाला नहीं गया। हम्म। अच्छा, दूसरा उन्होंने राहुल गांधी को बहकाया। हम्म। अभी राहुल गांधी जी गए थे तो हम्म। उन्होंने, एक महिला वहां पे कहती है कि जब यहाँ पर सुनामी आई थी कि सरकार की तरफ से कोई राहत कार्य नहीं किया गया, हम्म। तो वो सीएम साहब कहते हैं कि नहीं जी, ये महिला कह रही है कि सीएम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये सीएम साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ा जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। हम्म। तो इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। अगर ये विपक्षी ये सोच रहे हो कि भाजपा ने सरकार गिराई है, इनके कर्मों से सरकार गिरी है। हम्म। दूसरा, वहां एक विधायक हैं जिन्होंने ये कह के इस्तीफा दिया था कि जी जो विधायक निधि है वो आवंटित नहीं हुई, हम्म। इसलिए मैं विकास का कार्य क्या दिखाऊं क्षेत्र में जाके, कौन सा कार्य करवाऊं, निधि नहीं है तो कार्य नहीं होगा, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। अब ये इन पे अपना घर संभल नहीं रहा है। ठीक है, घर किससे नहीं संभल रहा है और कौन सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, प्रेम कुमार जी से ही जान लेते हैं। नहीं, पूरा सेंध मामला कैसे भाजपा देख नहीं रहे हैं आप लगाती प्रेम है। कुमार जी, जो अभी पुडुचेरी के हालात हैं? कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक सरकार चली गई है तो सदमे वाली स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़ी ताकत नहीं है। इसके बावजूद ये बात जो है कि जो कांग्रेस की जहां भी सरकार है उसके गिरने में उसका योगदान नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप देखिए किरण बेदी को, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार थी दिल्ली में, उनको राज्यपाल बना करके वहां भेजा गया, और पूरा जो कार्यकाल बीता है वो बहुत तनावपूर्ण सरकार के साथ रिश्ते रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार आरोप भी लगा रही है कि हमारी सरकार को गिराने में किरण बेदी और भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। तो दरअसल क्या है कि जैसे ये कोशिश पश्चिम बंगाल में भी हो रही है, वहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां भी लोगों में तोड़ फोड़ जो है टीएमसी में की जा रही है। हालांकि वहां संख्या बल नहीं मिला है, नहीं तो वहां भी ये नजारे देखने को मिलते। पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग जो है इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि सरकार का आयोग हो। वहाँ पहले अर्धसैनिक बल भेजे जा रहे हैं। उसी तरीके से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि पुडुचेरी में भी क्या है कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, इसलिए ये सरकार चली गई है, लेकिन अब जनता ही फैसला करेगी, और जाहिर है कि नई सरकार बनने की चांसेस कम है। राष्ट्रपति बिल्कुल 8 जून को, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। जी, ये अभी पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि बंगाल में अर्धसैनिक बल भेजे जा रहे हैं, तो बंगाल में तो जरूरत है अर्धसैनिक बलों की, क्योंकि वहां पर जो नेता वो कांग्रेस के, उसके टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, मार तोड़ कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं वहां पे, तो वहां जरूरत है। और रही बात यहाँ पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चुनाव होगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, चुनाव कब होंगे आप पहले ये भी बता दीजिए ना। 8 जून को विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा अपना कार्यकाल वहां पर पूरा कर रही थी, तो इससे पहले क्या आप लोग राज्यपाल से बोलने वाले हैं जाकर के सरकार बनाने के लिए? ये देखिए, ये निर्णय तो जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकारिणी है, वो लेगी। तो बात तो यही है ना, क्योंकि नारायण स्वामी ने कहा कि चुनाव 2 भाषाओं पर जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलती है। अब आप लोग जबरदस्ती हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि अभी प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि किरण बेदी वहां पर थी और नारायण स्वामी ने सीधे आरोप लगाया कि बेहद ही तनावपूर्ण तरीके से मैंने सरकार चलाई है और ये एक साजिश के तहत गिराई गई है सरकार। देखिए, ये आरोप, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है। अब दिल्ली में केंद्रीय केजरीवाल जी वो सत्ता में थे। अरे ब्रजेश जी, सत्ता अब भले अभी कोई विपक्ष में नहीं है वो वहां पर, अभी आप विपक्ष में हैं, समझे आप? ये कह रहा हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं सपने आने लगे आपको कि सरकार बन रही है बीजेपी की। जो आरोप लगाने वाले हैं वो तो केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो भी कहते हैं कि एलजी हमारा काम नहीं करता है, एलजी हम जो नीतियां बना के देते हैं उन पे साइन नहीं करते, उन्हें निरस्त कर देते हैं। तो ये तो आरोप लगाने की राजनीति कांग्रेस पहले से करती आ रही है, नई बात नहीं है। ठीक है, प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, उदाहरण आम आदमी पार्टी का इन्होंने दिया और आरोप कांग्रेस पर लगाया। देखिए, ये जो नहीं, उनको तो सपना आने लगा ना कि अब शायद पुडुचेरी में सरकार बन जाएगी,
कहानी विपक्ष का आरोप, अब आप लोगों को मतलब कांग्रेस को पहले ही उन्होंने विपक्ष में बिठा दिया अभी से ही। देखिए वहाँ की जो सियासत है उस सियासत में अभी का जो संकट, जैसे 3 भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड मेंबर थे, उन तीनों को वोटिंग राइट दिया जाए कि नहीं दिया जाए इस पर बहुत डिपेंड कर रहा था। जैसे ही स्पीकर ने वोटिंग राइट दिया वैसे ही लग गया नारायणसामी को कि अब बहुमत नहीं है, उन्होंने बायकॉट कर दिया। तो ये एक बड़ा प्रश्न था कि देखिए चुने हुए लोगों को वोटिंग राइट हो और मनोनीत लोगों को वोटिंग राइट हो, एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है, लेकिन जो कि पुडुचेरी की राजनीति में पैदा हुआ है कि जिनको मनोनीत किया जाए वो सरकार गिराने में और बचाने में काम आएंगे या कि चुने हुए प्रतिनिधि काम आएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आने वाले समय में विचार किया जाए। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा संक्षेप में मेरे दर्शकों को समझाएं कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी, और हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि एक के बाद एक राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो मध्य प्रदेश हाथ से फिसल गया था और अब पुडुचेरी। आत्ममंथन करने की जरूरत है क्या कांग्रेस को? निश्चित रूप से जिस किसी पार्टी के हाथ से सत्ता निकलती है उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, और चाहे मध्य प्रदेश उनके हाथ से निकला, कर्नाटक उनके हाथ से निकला, और आपको पुडुचेरी का अभी हाल का मामला है। इससे पहले गोवा में भी सरकार बनाने की स्थिति बनी थी, पुरानी बात हो गई थोड़ी, लेकिन बना नहीं पाए थे। इससे पहले की दावा करती कांग्रेस, दूसरी भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली थी। ये तमाम उदाहरण है जो कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि हमारी रणनीति जो है कहां फेल हो रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से देश में डबल इंजन की सरकार आई है, देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, और ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ है देश में 90% चंदा एक ही पार्टी को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे किसी को नहीं जा रहा है। ये चंदा, इसकी पारदर्शिता आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आखिर ये पैसा, इस चुनाव में जनता पैसा दे या कोई पैसा दे, उसकी पारदर्शिता न रहे, ये कौन सा कानून? आप कहना चाहते हैं कहीं वो पैसा इन विधायकों की खरीद फरोख्त में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? मैं नहीं, सारे लोग डाउट करते हैं, कहते हैं कि पैसा जा कहाँ रहा है ना। मैं कौन होता हूँ बगैर सबूत के मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं। एक पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबे समय से है कि चुनाव को आप पारदर्शी बनाइए। चंदा जनता से लेते हैं या किसी से लेते हैं, उसको देश के सामने होना चाहिए। ये बहुत ब्रजेश जी जवाब दीजिए। सीधे तौर पर भले ही आप पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जरूर कह दिया कि जो पैसा आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो सरकार गिराने के लिए। ये पत्रकार महोदय का आरोप ही है। पीछे जब ये नोटबंदी लागू हुई थी तब भी विपक्ष ने यही आरोप लगाया था कि सरकार ने जो है हमारा जो मंसूबे थे उन पे पानी फेर दिया, क्योंकि जो ब्लैक मुद्रा थी वो सारी की सारी जब्त हो गई थी, कागज बन गई थी, रद्दी बन गई थी। रही बात चुनाव ये चंदा देने की, तो चंदा तो हर पार्टी लेती है, और जो सत्ता में होती है वो सत्ता आसीन होती है, उसको लोग चंदा ज्यादा देते हैं। पब्लिक और ये साहब आपका जो औद्योगिक घराने हैं उसे चंदा देते हैं। कांग्रेस ने भी लिया है, हर पार्टी लेती है, इसमें नई बात नहीं है। रही बात पारदर्शिता की, तो मैं ये बता दूं कि पारदर्शिता भाजपा से ज्यादा किसी पार्टी में नहीं है, और ये डिक्लेयर है कि या तो चंदा नेट बैंकिंग के थ्रू जाएगा या चेक के थ्रू जाएगा, अटैची भर के नहीं आएगा। और रही बात इनकी जो कह रहे हैं हमारे भाई साहब के वहां सरकार गिराई है, तो वहां के जो स्पीकर महोदय हैं वो सत्ताधारी पार्टी के थे। जब फ्लोर टेस्ट का मसला आया तो उन्होंने कहा जी हमारे 30 जो विधायक जो चुने गए हैं, निर्वाचित हैं, उनके थ्रू होना है। तो उन्होंने, माननीय ने अपना संज्ञान लेते हुए, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो 3 मनोनीत हैं वो भी इसमें रहेंगे। उसके बाद वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो इसमें तो भाजपा का तो कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनके सत्ता से जो सत्ताधारी पार्टी है उन्हीं का ही है ना स्पीकर। सत्ता लेना देना है प्रेम कुमार जी, बताइए। अपने विवेक, ठीक है। देखिए ब्रजेश जी जो बात कर रहे हैं, तकनीकी रूप से कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कि स्पीकर ने डिसाइड किया है, और स्पीकर का जो रूप होता है वो तटस्थ होता है, हम उसके फैसले को मानते हैं। लेकिन संवैधानिकता का जो प्रश्न है वो बाहर में भी विचार किया जाता है, अदालत में भी पास जाता है। मैंने जो सवाल उठाए वो सवाल थे कि निर्वाचित प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार होता है,
क्या जो मनोनीत है उनको भी वोट देने का अधिकार होगा? ये प्रश्न बने रहेंगे। स्पीकर के भी सवाल पर हम नहीं फैसला करेंगे, लेकिन ये अदालत में चुनौती देने लायक सवाल है। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है प्रेम कुमार जी, अब आगे का पुडुचेरी का सियासी समीकरण क्या कह रहा है? आगे कौन से रास्ते हैं? अल्पमत में कांग्रेस सरकार तो आ ही चुकी है, इस्तीफा तो दे ही दिया गया है। अब क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है, 14 इनके पास विधायक है कि ये सरकार बना सकते हैं, लेकिन आगे का पुडुचेरी का सियासी समीकरण क्या कहता है? मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को वो समझाएं। देखिए पल्लवी जी, अगर बहुमत बीजेपी के पास है तो कोई कारण नहीं कि सरकार नहीं बननी चाहिए। अभी भी 3 महीने का वक्त है, बनाना चाहिए। लेकिन बहुमत वास्तव में देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा कि उनको बहुमत इकट्ठा करना और ये करना, साबित करना। क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो इसको देखते हुए रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमें नहीं लगता कि कोई सरकार बनाने का एक ऐसा फैसला करे जिसमें लोकप्रियता खो सकती है। क्योंकि एक सरकार गिरा करके दूसरी सरकार लाना और चुनाव पास में हो, ये कोई रणनीतिक रूप से सही कदम नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से ये सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी बीजेपी। आगे चुनाव ही रास्ता है, चुनाव राष्ट्रपति शासन में होगा, इसके पूरे आसार हैं। क्योंकि जो सरकार बहुमत खो चुकी है उसको केयर टेकर भी नहीं बनाया जाएगा, तो ये राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना है और कोई विकल्प दिखता नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन अब लागू हो सकता है पुडुचेरी में? आगे का रास्ता सिर्फ यही दिखता है, क्योंकि 8 जून को जिस तरीके से कार्यकाल पूरा हो रहा था, हालांकि अब तो सरकार वहां की गिर चुकी है, तो सरकार अगर बीजेपी भी बनाती है जाकर के, अगर बातचीत करके राज्यपाल से, तो बना करके जो उसके बाद जो चुनाव होंगे, कि सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल फिर रह जाएगा जब वो सरकार बनाती है, तो आगे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, ये कहना चाहते हैं आप? ये मैं वही कह रहा हूँ कि इससे क्या है कि नारायणसामी सरकार को शहादत देने का जो है वो कहने का मौका मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी गैर कांग्रेसी जो कुनबा होगा वो नहीं चाहेगा कि इस ऐसी स्थिति हो, सीधे जनता के बीच जाया जाए और उसी परसेप्शन को की लड़ाई को जीता जाए कि ये सरकार अपने संकट से गिरी है, हमने नहीं गिराया। अगर वो सरकार बनाते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि सरकार बनाने के लिए सरकार गिराई गई है। बिल्कुल, जैसा मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला था, लड़ाई जीतना चाहेगी बीजेपी। बिल्कुल, जैसा इससे पहले केरल और मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल चुका है। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सियासी समीकरण पुडुचेरी का समझाने के लिए। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, शुक्रिया। हमारे साथ ब्रजेश नंदन लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आगे का सियासी समीकरण कहता है, जरा आप भी समझा दीजिए। ज्यादा बेहतर होगा अगर एक पार्टी समझाएगी। देखिए उसमें ये है कि जो भी सियासी समीकरण बैठेगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वहां सरकार बनानी है या फिर वहां एलजी डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाना है। विधायक तो आपके पास हैं, अगर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की बात करें, 7 विधायक आपके पास उसके बैठे हुए हैं। एआईएडीएमके के 4 विधायक हैं, बीजेपी के आप 3 तो खैर आप लोगों के नॉमिनेटेड सदस्य जो है वो वहां पर रहते ही हैं, तो 14 विधायक तो आपके पास हो गए सरकार बनाने के लिए। 26 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 14 चाहिए होते हैं और आपके पास तो हैं, तो क्या 8 जून तक के लिए बना रहे हैं? विधायक हमारे पास में मौजूद हैं, लेकिन इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा कि वहां पर क्या किया जाएगा। रही बात ये जो हमारे वहां के मुख्यमंत्री थे तो उनके करीबी रहे ए जान कुमार, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मुख्यमंत्री का करीबी विधायक है वो इस्तीफा दे रहा है, सरकार में 2 मंत्री पद पे विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब निकाला जाता है कि वो जो सरकार वहां पे चला नहीं पाए सही से। उनकी नीतियां 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, नारायण स्वामी ने कहा, तमिल और अंग्रेजी, और आप लोग जो है हिंदी थोपने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप तो लोगों ने पूरा प्रेशर बना के रखा सरकार पर 5 साल तक, ये कहना चाहते थे नारायण स्वामी? नारायण स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें तो सीधे सीधे बताया गया है कि भाई 5 साल तक की शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में होगी, तो हिंदी थोपने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और वहां पर हिंदी क्यों थोपी जाएगी? तो ये उनके आरोप हैं और उनका ये आरोप भी अनर्गल है कि जो वहां की एलजी मोदी हिंदी बेदी, किरण मोदी हिंदी बेदी, ये आरोप लगाया कि इन तीनों की वजह से ही सरकार अल्पमत में आई, अदरवाइज हम लोग 5 साल शासन चला लेते। अब क्योंकि अगर बाकी चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो उनपे तो बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस ने किया ही था, उसी का हवाला दिया नारायण स्वामी ने कि हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सत्ता आप लोगों ने इतना ज्यादा दबाव बना दिया, इस वजह से जो विधायक थे वो नाखुश हो गए कांग्रेस से। नहीं, अब देखिए जो पार्टी सत्ता से उतरी है या उसके विधायकों ने उतारी है, तो उसे तो दुख तो होगा ही, वो सीधे सीधे लांछन लगाएगी सामने वाली पार्टी पे।
पार्टी पर के इन्होंने हमारे घर में सेंध लगाई है, इन्होंने हमारे विधायकों से बोला है कि इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन वहां के जो विधायक है वो भी तो जानते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री युवराज से ये कह रहा है कि ये जो महिला है, ये जो तमिल में या जिस भाषा में वो बात कर रही है, वो ये कह रही है कि ये मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब सुनामी आई थी तो इन्होंने तमाम सुविधाएं हमें मुहैया कराई थी, ये इंग्लिश में उन्हें बता रहे हैं राहुल जी को। चलिए, आप जिस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये दूसरी बार आपने जिक्र किया है अब, क्योंकि ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल 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 मैं दिखा देती हूँ कि आखिर उस टाइम पे जब राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचे थे, वहां पर लोगों से मिलने के लिए, जनता को संबोधित करने के लिए, तो उस टाइम पे आखिर हुआ क्या था जिसका जिक्र बार बार ब्रजेश जी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अमित मालवीय ने यह आरोप लगाया कांग्रेस पर कि राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचते हैं और सरकार वहां की गिर जाती है। वीडियो दिखाइए दर्शकों को, फिर बताते हैं कि उस वीडियो में आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया था और महिला ने क्या आरोप लगाया था। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது, எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க, இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது, எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க, அவரே இருக்காரு, எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு. At that time, during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is referring. இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது, எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க, இதே மாதிரி தான் இருக்குது बोला कि किस तरीके से हम लोग जब परेशान थे, हमारे वहां पर जब चक्रवात आया हुआ था, समुद्र के क्योंकि पास रहते हैं, तो वहां पर किसी भी तरीके से मदद नहीं दी गई थी वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से। अब आपको बता दें, इस पर राहुल गांधी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए जो तमिल में उस महिला ने आरोप लगाया कि सरकार से किसी भी तरीके की मदद हमें नहीं मिली थी। अब इस पर वहां के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी, जो अभी तो सरकार गिर चुके, उन्होंने कहा कि देखिए ये तारीफ कर रही हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इनकी मदद की, और मैं खुद वहां पर विजिट करने के लिए गया था, मैंने स्थिति का जायजा लिया था, और ये महिला उसी बात का जिक्र कर रही है जिस पर राहुल गांधी ने कहा ठीक है, ओके ओके। अब इसी बात का जिक्र ब्रजेश जी कर रहे हैं ना, थे ना आप इसी वीडियो का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि इसी वजह से वहां पर जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई, क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हुआ। बिल्कुल, ये वीडियो वायरल हुआ और वहां की जो जनता है वो जान चुकी है, और चीजें हमें देखनी होंगी कि जनता हमें पिटाई तो ना करेगी जाके जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं आप, बात पूरी करिए आप अपनी। जी जी, तो वहां के विधायकों ने ये अपना रणनीति बनाई कि इससे बेहतर है कि सरकार को गिराया जाए और इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए। विधायकों ने रणनीति बनाई या विधायकों से रणनीति बनवाई गई? दोनों बातों में फर्क है ब्रजेश जी। देखिए ये चीजें तो अनर्गल है, ये तो एक मिथ्या आरोप लगेगा भाजपा के ऊपर। लेकिन अब क्या करें, आरोप तो लग रहा है भाजपा पर। जैसी अगर इतिहास को उठा करके देखा जाए ब्रजेश जी, तो जो स्थिति और जो रणनीति बीजेपी खेलती है सरकार बनाने के लिए राज्यों में, क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लगते रहते हैं कि साम दाम दंड भेद, सरकार बनाने के लिए राज्यों में बीजेपी सब कुछ करती है। इसका तो काफी, चाहे आप हरियाणा उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, यहाँ पर तो काफी हुआ भी है। सरकार आपकी बनी, गिराई आप लोगों ने सरकार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं। हाँ। बीजेपी क्यों गिराएगी सरकार किसी की भी? हाँ। सरकार भी ऐसे तो बनती नहीं है, पैसा खर्च होता है चुनाव में। और जो बीजेपी क्यों चाहेगी कि दोबारा चुनाव हो, 6 महीने बाद राष्ट्रपति शासन हो, 6 महीने के बाद चुनाव हो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च होते हैं चुनाव में, और लोगों का समय भी बर्बाद होता है, अधिकारियों का समय बर्बाद होता है। तो ये वहां की, ये मध्य प्रदेश को ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में सरकार ये अपनी बचा नहीं पाए, विधायकों को नहीं बचा पाए, अपने समझा नहीं पाए। कुछ ऐसी तस्वीरें तो पुडुचेरी से भी निकल के आई और फिर दोबारा से वही आरोप लगा आप लोगों पर। हाँ, तो ये कि प्रेशर दिया आप लोगों ने, प्रेशर दिया आप लोगों ने, राज्यपाल को वहां पर बिठाया, प्रेशर दिया गया कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाए, तोड़फोड़ की गई विधायकों की। जो आरोप, वही तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आरोप मध्य प्रदेश के टाइम पे आप लोगों पर लगे थे वही आरोप अभी भी लग रहे हैं। अब देखिए, किसी का घर अगर टूटता है, किसी का कुनबा बिखरता है, तो फिर वो आरोप पड़ोसियों पे लगाता है, ऐसे लोगों पे लगाता है जिससे उसकी रंजिश चली आ रही है, खुन्नस है ना, द्वेष भाव मानता है, तो वो ऐसे लोगों पे आरोप लगाता है। वही हाल हमारी ये कांग्रेस का है, और जब तक कि कांग्रेस में परिवर्तन नहीं होगा,
शीर्ष नेतृत्व में, तब तक कांग्रेस का कहीं भी नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ये जानती है कि हमें कौन सी पार्टी को वोट करना है, कौन सी पार्टी को नहीं करना है, किसके शासनकाल में हम मजबूत बनेंगे। और कांग्रेस में ऐसा कोई नेता अभी दिखाई दे नहीं रहा है। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी का कोई ऐसा नेता है, जरा सा वो भी बता दीजिए। देखिए, बीजेपी में तो तमाम हमारे नेता हैं। माननीय मोदी जी अभी हमारे हैं। हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व नहीं, अब मोदी जी जाकर के पुडुचेरी के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं ना? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसे बनाना है, या सरकार बनानी है, या राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू होना है, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें मैं कोई देखिए, जैसा प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, अगर आप लोग वहां पर 8 जून से पहले सरकार बनाने का प्रस्ताव भी रख देते हैं कि चलिए यहाँ पर सरकार बनाते हैं, तो उसके बाद की स्थितियां खराब हो जाएंगी। आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी पर वैसे ही आरोप लगता रहता है कि तोड़फोड़ की राजनीति करती है बीजेपी। अब अगर आप लोग वहां पर सरकार बना लेते हैं जाकर के, अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी, इमेज तो आप लोगों की भी खराब होगी। जहां तक मुझे, मेरे ख्याल से तो वहां राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, क्योंकि ये अब 2-3 महीने के लिए क्या सरकार बनाएंगे, 5 साल के लिए बनाएंगे। जी जी जी, 5 साल उससे आगे भी सरकार हमारी चलेगी वहां पे, अगर चुनाव होते हैं तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। चुनाव ज्यादा बेहतर विकल्प है। हाँ। जी, अभी का सियासी समीकरण क्या कह रहा है, पहले ये बताइए। 8 जून, आप चलिए ठीक है, मान लेते हैं राष्ट्रपति शासन अगर पुडुचेरी में लग जाता है, तो उसके बाद रास्ता दिख रहा है आपको कि हाँ आप लोगों का वहां पर सरकार बन सकती है जाकर के, जैसा आप बार बार वीडियो का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल वहां सरकार बनेगी पल्लवी जी, वहां सरकार बनेगी और 110% बनेगी। जैसे आपकी बंगाल में बनने जा रही है, बंगाल में तो 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं, तो वहां वैसे ही पुडुचेरी में होगा। वहां देखिए, ये जो जनता है ना, ये जनार्दन होती है, ये ईश्वर का रूप समझ के चलिए। जैसे जनता जनार्दन होती है, ये तो वो भी कह रहे हैं, नारायण स्वामी भी कह रहे हैं कि ठीक है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, विधायकों को जाकर के बरगला सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं बरगला सकते हैं। अब जब विधानसभा चुनाव होंगे 8 जून के बाद, तो जनता तय कर लेगी, क्योंकि यही विधायक जाएंगे ना जनता के बीच वोट मांगने के लिए। तो वो जनता ये समझ गई ना कि ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है, हम बोलते कुछ है और ऊपर हाईकमान को कुछ बताता है, तो ये तो ढोंगी है, ये तो भ्रष्ट है, झूठा है, मक्कार है। तो ये जनता वहां की जान गई है। इसी समीकरण को उन्होंने अपने जो वहां के विधायक थे उन्होंने कैश किया और रणनीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें डीएमके के विधायक भी शामिल हैं, मंत्री शामिल थे। तो इसमें रणनीति के तहत इस्तीफा दिया या रणनीति के तहत मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दे दें? किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कह रहे हैं मजबूर किया ना, उनके कहने से नहीं होता ना कुछ भी, तो आपके कहने से भी नहीं हो रहा है ना फिर ब्रजेश जी, ये भी समझने वाली बात है ना। अगर बीजेपी ये कह रही है कि हमने मजबूर नहीं किया, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हम पर दबाव बनाया गया, सरकार ना चल पाए, हमें मजबूर किया गया, अब आप कह रहे हैं उनके कहने से कुछ नहीं होता है, तो कहने से तो बीजेपी के भी कुछ नहीं हो रहा है फिर। हाँ बिल्कुल, ये तो 8 जून के बाद जब चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब देगी। हाँ, कि उसे बीजेपी को चुनना है या फिर डीएमके या फिर कांग्रेस को या फिर उसके जो सहयोगी दल हैं। जनता विधायकों को चुनेगी। आपको पता है, देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ जाती है ना ब्रजेश जी, इससे जनता कंफ्यूज हो जाती है। उसने जो बहुमत दे करके सरकार को अपने कीमती वोट दे करके सरकार वहां पर बनाई, अब उसके बाद जनता परेशान होती है ना, उसे दोबारा चुनाव में उतरना पड़ता है, दोबारा वोटिंग के लिए आना पड़ता है, और उसके बाद कितना नुकसान झेलना पड़ता है वो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वहां तो जून के बाद तो चुनाव होना ही था, तो उसमें देखिए जनता ये जान रही है जून के पहले जब बाद चुनाव होना था, तो पहले ऐसी स्थितियां वहां पर क्यों आ गई? तो ये तो भाजपा का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर ये लोग नारायण स्वामी जी तो कह रहे हैं भाजपा का हाथ है। देखिए, नारायण स्वामी अपने आगे की गोटी फिट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि मोदी, हिंदी और वेदी, तो हिंदी के लोग वहां हिंदी भाषी नहीं है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा केंद्र जो है हम पे ये थोप रहा है कि हिंदी लागू करो वहां पर। तो ये उन्होंने अपनी आगे की रणनीति तय की है वोट लेने के लिए। और दूसरा, वहां जो एलजी थी हमारी किरण बेदी जी, तो उनके ऊपर आरोप लगाए कि जी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई, वो उन्होंने लागू नहीं की। तो इसका तो भंडाफोड़ इनके विधायक खुद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी विधायक निधि अभी तक आवंटित नहीं हुई है, क्षेत्र में विकास कैसे होगा, मैं क्षेत्रवासी उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। इनके 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके। तो ये सारी चीजें आगे का गणित। चलिए ठीक है, आनंद शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद शुक्ला जी, सीधे तौर पर ब्रजेश जी का कहना है कि आप तो अपने विधायकों को संभाल ही नहीं पाए, आरोप बीजेपी पर कि तोड़फोड़ की राजनीति करती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेदी जी एकदम सक्सेसफुल नहीं थी। वो एडमिनिस्ट्रेटर थी, जैसे किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसे जाती थी जैसे लग रहा था कि बहुत जबरदस्ती उनको बैठा दिया गया है। जनता मिक्स नहीं हो पाई, प्रोग्राम बना के उसको एक्सप्लीट नहीं कर पाई। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदी, उसके बाद मोदी जी हिंदी लागू करने लगे, जबकि वहाँ पे जितने भी हैं वो फ्रेंच स्पीकर हैं या तमिल मिक्स हैं या तेलुगु, तो हिंदी स्पीकिंग तो है नहीं कोई, न ही इनकी बातों को समझता, न ही इनके कल्चर को समझता। अब ये चीज इनको समझना चाहिए था कि पहले से राज्यपाल, उपराज्यपाल वहाँ का लोकल बनाए जो ये भाषा को समझे। अब समस्या क्या है कि धीरे धीरे राहुल गांधी को भी तमिल समझनी चाहिए थी ना आनंद शुक्ला जी, तो शायद वो जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है उसमें कांग्रेस की किरकिरी नहीं होती ना। वीडियो देखा है ना आपने, किस तरीके से तमिल में वो महिला शिकायत कर रही है और नारायण स्वामी ने उस महिला के शब्दों को जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो वो अपनी तारीफों के पुलिंदे बांधने लगे राहुल गांधी के सामने। तो तमिल तो राहुल गांधी को समझनी चाहिए थी, या फिर हिंदी कम से कम। इंग्लिश में ट्रांसलेट जब किया जा रहा था तो गलत नहीं ट्रांसलेट किया जाता ना आनंद शुक्ला जी। तो अगर आपके पास वो दुभाषिया नहीं है तो गलत तो हो ही सकता है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव भी होना ही है और ये बगावत है कल्चर के खिलाफ, क्योंकि हिंदी वहाँ पे लोग जानते नहीं, हिंदी को एक्सेप्ट करते नहीं और वहाँ के मंत्री आए दिन भाग जाते हैं। यहाँ बात हिंदी की नहीं है आनंद शुक्ला जी, आनंद शुक्ला जी, बात हिंदी की नहीं है। बात ये है कि आखिर कैसे नारायण स्वामी ने ये सोच लिया कि वो राहुल गांधी को, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं अपने शब्दों के मायाजाल में फंसा करके। ऐसा उन्होंने आखिर सोच कैसे लिया, मुझे ये बताइए। पूर्व अध्यक्ष को उन्हें ये नहीं लगा था कि ये वीडियो सामने आएगा, वहां पर मीडिया भी एकत्रित थी, ये वीडियो जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि किस तरीके से एक राज्य का मुख्यमंत्री जा करके अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ये बोलता है कि नहीं देखिए मैं तो गया था यहाँ पर, ये यही कहना चाहती है जनता के बीच में अपने अध्यक्ष के सामने ये झूठ कैसे सोच लिया उन्होंने कि बेवकूफ बना सकते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को। बात में आप ये कहते हैं कि ये जब फ्लोर टेस्ट करने से पहले ही ये विड्रा कर लिए, इसका मतलब है कि ये हार सकते हैं और इनका अंदर अंदर से मिला हो सकता है अपना विचारधारा उन लोगों से। नहीं, मैंने आपसे सवाल क्या किया जी, कैसे सोच लिया राहुल गांधी को उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये बीजेपी का तो ही तोड़ फोड़ का है, हो सकता है इसमें बीजेपी थोड़ी ना तोड़ फोड़ करने पहुंच गई थी आनंद शुक्ला जी, वो तो मैं मुझे जैसे पूछ लूंगी। आप मुझे ये बताइए ना कि कैसे सोच लिया नारायण स्वामी ने कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बेवकूफ बनाया जा सकता है अपने शब्दों को परिवर्तित करके। जो एक्चुअल में जो वो महिला वहां पर शिकायत कर रही थी तो वो उसमें अपनी तारीफों के पुलिंदे कैसे गढ़ सकते थे। देखिए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अगर लैंग्वेज समझ में मेरे को नहीं आता है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है आनंद शुक्ला जी, आपने अगर वीडियो देखा होता तो नारायण स्वामी इसका मतलब तमिल नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल समझते हैं। तो जब समझते थे तो झूठ क्यों बोला राहुल गांधी से। उसका दूसरा कारण है कि वो फ्लोर टेस्ट नहीं करना चाहते, सरकार गिराना भी चाह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगले इलेक्शन में अपना बहुमत सरकार लेके आ जाए। हाँ जी, तो इस वजह से झूठ बोल दिया सबके सामने, वहां की जनता के सामने, राहुल गांधी के सामने झूठ बोल दिया। या तो नारायण स्वामी को, क्योंकि मुझे तो तमिल समझ में आती नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है नारायण स्वामी को तो समझ में आ रही होगी ना तमिल, राहुल गांधी को भी तमिल समझ में नहीं आई, कैसे झूठ बोल दिया उन्होंने। दो तीन भाषा जानते हैं साउथ इंडियंस की, तेलुगु जानते हैं, तमिल जानते हैं और कन्नड़ जानते हैं। तो अब इनका ये चाल हो सकता है कि सरकार गिर जाए, फिर दोबारा हम सब चुनाव में फिर हम बन जाएंगे। कैसे हो सकता है, कैसी बात है। मैं आपसे सवाल क्या करो, जवाब क्या दे रहे ब्रजेश जी, जवाब दीजिए, रहने दीजिए आप। ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, यही मैं जानना चाहती हूँ। कैसे उन्होंने सोच लिया कि अपने अध्यक्ष को, अपने पूर्व अध्यक्ष को बेवकूफ बनाया जा सकता है शब्दों के मायाजाल में फंसा करके। ब्रजेश जी देखिए, ये जो भाई साहब आनंद जी कह रहे हैं कि वो हो सकता है हिंदी नहीं जानते हो, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये कांग्रेस का मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें ये बी नारायण स्वामी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे केंद्र सरकार में। तो ये तो कहना गलत है कि वो हिंदी नहीं जानते। तमिल तो जानते हैं ना, तमिल जानते हैं। नहीं, अगर तमिल भी नहीं जानते तो हिंदी में बोलो ना, आप हिंदी में बताइए। आप जो सामने जो युवराज हैं उन्हें आप हिंदी में बताइए, हिंदी वो अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है आनंद शुक्ला जी क्या कहेंगे। देखिए,
इसमें साफ साफ है, सरकार को गिराना चाहते थे, बेदी को वहां हटाने से उथल पुथल हो गई, लैंग्वेज लाने से भी दिक्कत हुई, और तीसरी चीज हो सकता है कि इनकी साठगांठ हो बीजेपी में। नारायण स्वामी की साठगांठ हो बीजेपी में? जी, नारायण स्वामी संभव, हाँ बिल्कुल संभव है। आनंद शुक्ला जी, नारायण स्वामी की साठगांठ हो सकती है बीजेपी में? बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि फ्लोर टेस्ट पे क्यों नहीं आए, हार जाते। फ्लो टेस्ट में आप पहुंचे थे, बताइए। कैसी बात कर रहे हैं आप? और क्या, थोड़ा उसमें सोच समझ के जब वो बयान अपने दो। अध्यक्ष को नहीं समझा पाते हैं हर बात को, बहुत से लोग देख रहे हैं टीवी। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिए हैं, तो हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि कोई भी। तो आप ये कहना साउथ चाहते इंडिया- हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर एक महिला को लाया गया, उस महिला ने अपनी समस्या जी। रखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं देखिए मैं इनके पास में गया था, मतलब पहले से ही नारायण स्वामी ने ये प्लानिंग कर ली थी कि उनको ये अब नहीं रहना है इस पद पर? हो सकता है, क्योंकि 15 तारीख को गए थे राहुल गांधी, 16 तारीख को ये लोग साजिश कर सकते हैं, तो इसमें दो राय नहीं। ठीक है, ब्रजेश जी जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने तो सीधा वहां के मुख्यमंत्री को ही अपने पाले में ले लिया, ये कहना चाहते हैं आनंद शुक्ला जी? नहीं, ये इनका गलत आरोप है। राजस्थान में भी ऐसा ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था भाजपा के ऊपर कि सचिन पायलट को ये अपने खेमे में लेना चाह रहे हैं, लेकिन बात ऐसा तो कुछ चल ही नहीं रही हुआ थी था खैर बाद वहां में पर, भी। आप सीधा अभी पुंडुचेरी की बात करें, बात चल रही थी वहां पर। मैं बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राजस्थान में भी ऐसे ही आरोप लगाया था इन्होंने कि सचिन पायलट को ये लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये खुद कह रहे हैं, कांग्रेस खुद कह रही है कि जो नारायण स्वामी है वो उन्होंने तोड़ लिया है। अरे भैया हम क्यों तोड़ेंगे, हमारे पास क्या मुख्यमंत्री के लिए वहां पे आदमी नहीं है? हम ऐसे आदमी को क्यों लेंगे जिसका कोई चरित्र नहीं है, जो झूठ बोल रहा है। अपने जो हाईकमान है, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी जी, और कांग्रेस मानती है कि आने वाले समय के वो भावी प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, तो उनके सामने। आनंद शुक्ला जी, अपने पूर्व अध्यक्ष को बचाने के चक्कर में अभी आपको नहीं लगता कि आपने पुडुचेरी के जो पद पर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री थे, उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया आपने? सवालिया निशान उनके चरित्र पर ही। सवालिया निशान का बता रहा हूँ मैं, क्या है दिक्कत है। पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और पुडुचेरी, इन 4 चीजों पे मोदी जी का निशाना है, बीजेपी का निशाना है। इसके बाद जो है दूसरा जो है राजस्थान का होगा तोड़फोड़। इसके पहले मध्य प्रदेश का इन्होंने तोड़फोड़ किया, तो ये तो इनका चरित्र में है, ये संभव है। क्योंकि उन लोगों का जब इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ठीक है ब्रजेश जी, आप जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि तोड़फोड़ करने की कोशिश बीजेपी करती है। अब अगला निशाना, पुडुचेरी तो गया खैर कांग्रेस के हाथ से, अगला निशाना क्या आप लोग राजस्थान पर लगाने जा रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले, ठीक है, एक मिनट, आनंद शुक्ला जी इसका जवाब दीजिएगा ब्रजेश जी। लेकिन आनंद शुक्ला जी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, और देश के अगर राज्यों की बात करें, एक के बाद एक राज्य आपके हाथ से निकलता जा रहा है। अब आप खुद कह रहे हैं कि अगला निशाना राजस्थान होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, वहां पर सियासत तो चल ही रही है तोड़फोड़ की। आपको नहीं लगता है कि अपने क्षेत्रों में पकड़ बनाने की कांग्रेस को जरूरत है? अपने राज्य में कम से कम अपने शासित राज्य ही नहीं बचा पाएंगे तो बाकी राज्यों में सरकार क्या बनाएंगे? इसके लिए हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है बार बार, और इसके लिए हम कहे कि प्रेसिडेंट का चुनाव करिए, कोई दूसरा आदमी लाइए अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो। ऑर्गेनाइजेशन वीक हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आदमियों से, मनुष्यों से, पीपल ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। जब तक फेथ नहीं होगा दिक्कतें होंगी। चाहे अभी आप पंजाब का ही देख लीजिए, किसान का आंदोलन लागू है और धीरे धीरे यहाँ का भी चला जाएगा, और महाराष्ट्र का तो आप परेशान ना होइए, 1 महीने में वहाँ भी तो कांग्रेस को दिशा की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं। किस नेताओं ने जो लिखी थी चिट्ठी सोनिया गांधी को, और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई थी आपने देखा था ना, किस तरीके से उन्हें अलग थलग कर दिया गया था। कहीं वैसी हालत आनंद शुक्ला जी आपकी ना हो जाए, क्योंकि आपने कहा तो इस बात से मैं सहमत हूँ, आप कह रहे हैं कि दिशा की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस में कैसी हालत उन नेताओं की हो गई थी, इस पर जरा विचार करिएगा। ब्रजेश जी जवाब दीजिए, मैंने आपसे सवाल किया था, आपसे कहा था जवाब लिखा था। ठीक है आनंद शुक्ला जी। ब्रजेश जी, सबसे पहले आनंद शुक्ला जी को प्रणाम है जो उन्होंने ये बात बोली कि हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें परिवर्तन की जरूरत है। मैं एक बात बता दूं आपको, शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस में ही थे,
उन्होंने बोला था कि चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया। तो आनंद शुक्ला जी, आपके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जो बीजेपी है ना, वो केवल नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस है। ये बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में हर व्यक्ति को चांस मिलता है अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए, लेकिन कांग्रेस में गिने चुने 2 लोग हैं, माताजी और उनके पुत्र, बेटी भी नहीं है उसमें शामिल। तो दिशा नहीं मिल पा रही कांग्रेस को। आनंद शुक्ला जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, कपिल सिब्बल ने ये मुद्दा उठाया, गुलाम नबी आजाद ने उठाया, ये अलग हो गए और ये चीजें प्रतीकात्मक आ रही हैं। जनार्दन द्विवेदी का नाम बोल गए भाई 2 साहब। महीने में हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जून तक इलेक्शन हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट नया आना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रेसिडेंट कोई भी अब नेहरू परिवार से नहीं होगा, नेहरू गांधी परिवार से नहीं होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं आनंद शुक्ला जी कि अब गांधी परिवार सबसे बड़ी, देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर ही नहीं पा रहा है, इस वजह से अब जरूरत पड़ चुकी है कि परिवार से अलग कोई अब इस पार्टी का नेतृत्व करे। राहुल गांधी परिवार में, राहुल गांधी के अंदर वो बात है ही नहीं कि वो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी को चला सके, ये कहना चाहते हैं। शायद यही वजह थी कि नारायण स्वामी ने जाकर के झूठ बोल दिया सभा में, उस वीडियो में जो सामने आया, ब्रजेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और भी सुन लीजिए, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी राजनीति से वंशात्मक चली गई, जैसे गांधी इटसेल्फ, महात्मा गांधी के परिवार का कोई भी आदमी नहीं है। बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके परिवार का कोई भी आदमी लीड नहीं कर पाया। इंडिया लीड करने के लिए रीजनरेशन और रिजुविनेशन की जरूरत है। नया लीडर नहीं आएगा तो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तीसरा आदमी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आनंद शुक्ला जी, ठीक है, अच्छी बात है कि आप दिल के अच्छे हैं, आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से आप जो आपने भी गुलाम नबी आजाद लोगों का जिक्र किया, किस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई थी वो तो आपने देखा ही था। अब बड़े भोले लग रहे हैं आप, जिस तरीके से आपने सीधे तौर पर कह दिया। ब्रजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पूरे मुद्दे पर। आनंद शुक्ला जी ने जिस तरीके से कह दिया है, अब जो कार्रवाई गुलाम नबी आजाद उन लोगों पर हुई थी, पार्टी से अलग थलग कर दिया गया था, कई पद से भी उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा था, वही कुछ आनंद शुक्ला जी के साथ न हो जाए। मान तो कर रहे हैं नेतृत्व की, लेकिन देने के देने ना पड़ जाए। ऐसे जनार्दन द्विवेदी थे जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें भी इसी तरह से हटाया गया था। आज तक उनका नाम नहीं है, कहाँ है वो। तो इनके खिलाफ कांग्रेस में जो भी आवाज बुलंद करता है, उसे या तो ये कहते हैं कि ये भाजपा वाले हो गए, भाजपाई भाषा बोलते हैं। गुलाम नबी आजाद के लिए इन लोगों ने बोला इसने कि गुलाम नबी आजाद भाजपाई भाषा में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व की बदलने की जरूरत है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इनके कांग्रेसी नेता ये सोचने लगे कि जी भाजपा ने बरगला लिया है, भाजपा ने तोड़ना चाह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटने वाला है। आनंद शुक्ला जी, आपने भी जैसे अभी जिक्र किया था कि नारायण स्वामी हो सकता है बीजेपी के संपर्क में हो, इस वजह से वहां पर उन्होंने पूर्व अध्यक्ष के सामने, राहुल गांधी के सामने इस तरीके से झूठ बोल दिया था। कहीं आप पर भी आरोप न लग जाए कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं? अब देखिए, हमें तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कमजोर किया जा रहा है। और क्यों कमजोर हो रहे हैं? इसलिए कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अगर जीती हुई पार्टी जीते हुए जगह आपके हाथ से छिनते जा रहे हैं, तो हम इसमें क्या बता दें, क्या आउटकम है? आउटकम तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग वी आर लूजिंग द स्टेट डे बाय डे। अब समस्या ये नहीं है, इसके बाद भी अब देखिए महाराष्ट्र का नंबर आएगा और कोरोना वहाँ पे फिर हावी हो गई पूरी तरीके से, और वहाँ भी यही हाल होगा। पंजाब का जिक्र नहीं किया आपने। कांग्रेस बड़ी मजबूत है और जिस तरीके से अभी चुनावों का देखें तो जिस तरीके से अभी आप लोगों को बहुमत मिली है और बेहतरीन तरीके से कांग्रेस वहां पर निकल के आई है, तो ये कह सकते हैं कि आईसीयू में गई कांग्रेस को एक दिशा मिल गई हो कि चलिए ठीक है, एक राज्य में तो कम से कम पकड़ बनी हुई है, पंजाब। क्योंकि आपने भी पंजाब का जिक्र नहीं किया, आपने महाराष्ट्र को जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र नहीं किया। किसान आंदोलन की वजह से पकड़ मजबूत हो गई आप लोगों की वहां पर, पुडुचेरी लेकिन गवा दिया। आनंद जी, एक स्टेट आने से तो कोई फर्क होता नहीं, और हम दोबारा कहना चाह रहे हैं अगर कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव जल्दी हो जाए तो समझ में आएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास राहुल गांधी पे कम हो गया है। माने या न माने, हम लोग भी मीडिया में रहते हैं, दिन भर देखते रहते हैं। अगर कोई भी बंदा कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हम उसे
कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, कोई प्रमोशन नहीं दे सकते। चलिए ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं आनंद जी वही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी पर लोगों का जो विश्वास कम होता जा रहा है। प्रियंका लाओ पार्टी बचाओ, ये यूपी से सबसे पहले उठी थी बात, और उसके बाद जिस तरीके से अब एक के बाद एक राज्य निकलते जा रहे हैं, तो देश के नेतृत्व की जरूरत है। यूपी से जो आवाज उठी थी प्रियंका लाओ देश बचाओ, तो उस समय अगर यदि प्रियंका को राजनीति जमीन पर उतार दिया जाता तो कांग्रेस का ये हाल शायद ना होता। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आनंद शुक्ला के लिए भी, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी पंडित रघुनंदन प्रसाद शर्मा। राजीव गांधी तक हम लोग कांग्रेस में थे, और जैसे राजीव गांधी की मृत्यु होती है, हमें भाजपा की नीतियां अच्छी लगी, हमने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, तिलांजलि दे दी कांग्रेस को, और भाजपा में आ गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भविष्य नहीं है, और जो जिसे भविष्य की जरूरत है वो दूसरे दलों में जा रहा है। भाजपा आनंद शुक्ला जी, आप भी कहीं उन्हीं लोगों में से एक तो नहीं है कि भविष्य नहीं दिख रहा है? देखिए, भविष्य की तो बात नहीं है, आप आदमी चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये जो चेयर प्रैक्टिसेज हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज में अंतर होता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, अगर लाएंगे तो देश बचेगा और आगे चलेगा। कैसे प्राइम मिनिस्टर हमने मनमोहन सिंह को बनाया, इस परिवार से नहीं आया, प्रधानमंत्री उसी तरीके से ये अध्यक्ष बना सकती हैं। और हम लोग बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी इस तरीके से खराब होगी। हाँ, प्रियंका गांधी भी अगर आ जाएंगी तो परिवार के माध्यम से, पुरानी पार्टी के माध्यम से सफल हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। महाराष्ट्र बच जाएगा फिर अगर प्रियंका आ जाती है तो? हाँ, महाराष्ट्र भी बच जाएगा। वो दिक्कतें हैं, काफी दिक्कतें तो आप भी हैं। लेटर लिख दीजिए आनंद शुक्ला जी, आप भी लेटर लिख दीजिए। 90% उम्मीद है कि महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ठीक है ब्रजेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी, समय की कमी है मेरे पास, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? वो याद आ जाता है कि जो हमारे गांव में कहावत है कि आप गंजा बाप गंजा गिरफ्तारी, और मैं क्या गंजा आज का गंजा हूँ बुनियादी। ये भाई साहब कह रहे हैं प्रियंका लाओ देश बचाओ, प्रियंका को लाने से कुछ हद तक समस्याएं सुलझ जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी किसान आंदोलन में सिंबू बॉर्डर पर प्रियंका गांधी ने 2 फरवरी या 3 फरवरी को एक ट्वीट किया था, जिसमें 2 सैनिक थे वो और अपने परिवार से मिले थे। तो उन्होंने लिखा था कि देखो बॉर्डर से सैनिक आया है और बॉर्डर पे अपने परिवार को देखने आया है कि कितनी मुसीबतें झेल रहा है मेरा परिवार। 2 घंटे बाद जब उन्हें हकीकत पता लगा तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। वैसे ही इनके नारायण स्वामी झूठ बोल रहे थे, वैसे ही इनकी प्रियंका गांधी झूठ बोलती हैं। तो देश, कांग्रेस तब बच सकती है जब कोई दूसरा आएगा, गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार के अलावा, गांधी परिवार से अलग कोई इस पार्टी का नेतृत्व करे तो। ब्रजेश जी, आनंद शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगे। आनंद शुक्ला जी, आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाती हैं तो पार्टी बच जाएगी, और जो राज्य है उसमें पकड़ जो है कम से कम वो मजबूत होती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनावों की बात करें तो अभी जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, सुपड़ा साफ है कांग्रेस का, वहां पर नजर नहीं आई कांग्रेस कभी, शून्य आया आप लोगों का। प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हैं, आप लोगों ने प्रभारी बना रखा उत्तर प्रदेश का 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से, और शून्य आया आपको वहां पर। जी देखिए, हमें कोई हिट एंड ट्रायल का नहीं है। जैसे अगर ये सांस थोड़ी सी आ जाए पार्टी में, इसके लिए मैंने कहा मैं चाहता हूं कि कोई भी मजबूत अध्यक्ष आए। नहीं, आप तो प्रियंका गांधी को लाना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने पूछा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। क्या हालत हो गई आप लोगों की कांग्रेस की वहां पर उत्तर प्रदेश में? शून्य आया आप लोगों का। काफी दिनों से हालत खराब है, कोई आज थोड़ी खराब है, 20 साल से खराब है। जब मुलायम सिंह आए तो उसके बाद से ही खत्म है वहाँ पे। लेकिन आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप जैसे आनंद शुक्ला जी, आप जैसे नेता अगर कांग्रेस में रहे तो मुझे लग रहा है कि उन्हें एक सही दिशा जरूर मिल जाएगी कि आत्ममंथन करें और आगे पार्टी को बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद शुक्ला, कांग्रेस के नेता, डॉक्टर ब्रजेश नंदन बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस मुद्दे पर लाइव जुड़े हुए थे चर्चा करने के लिए। लेकिन अगर बात करें पुडुचेरी की, तो अब सिर्फ 3 रास्ते पुडुचेरी में सियासी समीकरण को अगर देखें तो बचे हुए। पहला ये कि मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जो थे उन्हें कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर नामित कर दिया जाए 8 जून तक के लिए। दूसरा ये, या तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। तीसरा ये, बीजेपी राज्यपाल से बोले जा करके कि हम 8 जून तक के लिए सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि पुडुचेरी में आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।